Hello everyone, my name is Rahul Bharadwaj and I welcome you all on Pathfinder. आज का ये जो सेशन है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी का जो आपका पोर्शन है, चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो, चाहे वो आपका मेंस का पेपर हो, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे कवर करना है। फाइन, प्रीलिम्स के लिए क्या क्या सोर्सेज हमें फॉलो करने हैं, करंट अफेयर को कैसे अप्रोच करना है, क्या वेटेज रहता है प्रीलिम्स के अंदर इकोनॉमी का। फाइन, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई की है तो डेफिनेटली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल जो पार्ट है, स्टैटिक पार्ट आप जिसे कह सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली यूपीएससी में पूछे जाते हैं, हर साल क्वेश्चन वहाँ से रहते हैं। सो वो सब चीज़ें हम देखेंगे, क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं, स्टैटिक पोर्शन के लिए आप कौन सी बुक्स पे रिलाई कर सकते हैं, करंट अफेयर को कैसे कवर करना है। इसी के साथ जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आईएएस का मेंस है उसमें आपका जीएस पेपर 3 रहता है। तो जीएस पेपर 3 के अंदर ऑलमोस्ट 40 to 50% जो पोर्शन है, 40 से 50% तक का जो वेटेज है, अराउंड 125 मार्क्स रहते हैं, जो केवल आपके इस इकोनॉमी वाले पोर्शन से होते हैं। इकोनॉमी डेफिनेटली, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो देयर। तो ये सारी चीज़ें इस स्ट्रैटेजी सेशन में हम डील करेंगे। यहाँ से आपको एक पूरा आइडिया हो जाएगा कि इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट है, इसको मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे मैं अपने मैक्सिमाइज कर सकता हूँ इसको। और मैं चाहूँगा कि इस सेशन के बाद में इकोनॉमी से अगर आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो छूटना नहीं चाहिए। अगर आप उसे छोड़ रहे हैं तो 99.9% बच्चे, सबके लिए वो डिफ़िकल्ट है। फाइन, चलिए आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दैट। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम लिंक के ऊपर। इस टेलीग्राम लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी सेशंस होते हैं आपके करंट अफेयर एक्सेट्रा, उनकी पीडीएफ यहाँ पे रहती है। आई टेक करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक्स ऑन द पाथफाइंडर। फाइन, जनरली इकोनॉमी से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं। इसके अलावा जो भी मेरे सेशन हैं उनके लिंक्स भी यहाँ पे आपके अवेलेबल हैं। अनअकैडमी पे मेरी काफ़ी सारी फ्री क्लासेस हैं, उसका लिंक भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले वेटेज की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इकोनॉमी जो आपका सेक्शन है, क्योंकि अगर हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर हैं और जो जीएस का पेपर 1 है उसी के मार्क्स आपके जुड़ते हैं। ठीक है, सीसेट तो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो जीएस के अंदर काफ़ी सारे आपके सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और इस तरह से हम 6 सब्जेक्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फाइन, अगर करंट अफेयर को अलग से करें तो एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट है उसी में से आपका एक इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट है। इकोनॉमी का जो सब्जेक्ट है उसका जो वेटेज होता है प्रीलिम्स के अंदर, ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 15 क्वेश्चंस आप देख सकते हो। ठीक है, 15 क्वेश्चंस हैं। अब ये कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है, एवरेज हम एक बात कर रहे हैं। कई बार ये 20 तक भी चला जाता है, 18 तक भी चला जाता है, आई थिंक, और कई बार कम हो जाता है। आई थिंक द ईयर वाज 2017 में लगभग 8-9 क्वेश्चन ही थे, और नेक्स्ट ईयर जस्ट डबल हो गए थे क्वेश्चन। फाइन, और कई बार 20 क्वेश्चन के ऊपर भी पूछा हुआ है। तो ऑन एन एवरेज हम एक ले सकते हैं क्राइटेरिया कि एवरेज 15 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं इकोनॉमी से। फाइन, अब यहाँ पे आपको ये आइडिया लग जाता है कि यार मेरा 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है, 20 तक भी पहुँच सकता है। तो इस सेक्शन को अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छा एडवांटेज आपको मिल जाता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे जो होते हैं कंसेप्चुअल होते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब है कंसेप्ट रिलेटेड स्टैटिक जो पोर्शन है उसके क्वेश्चन होंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम यहाँ पे लेंगे, है ना। देखिए, किसी भी चीज़ की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे अच्छा तरीका है कि उस एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार स्टडी करना। ठीक है ना, कोई भी जो बेसिक बुक्स हैं, चाहे वो एनसीईआरटी है, जो भी कोई भी स्टैंडर्ड बुक आपका है, उसको एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन से जो है सोर्सेज हमें फॉलो करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इकोनॉमी का नेचर क्या है, यूपीएससी का नेचर क्या है क्वेश्चन पूछने का, और क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और जो सोर्सेज हम फॉलो करेंगे उनसे वो क्वेश्चन होते भी हैं या नहीं। मेंस की बात करें तो सिंपल सा है, आपका मेंस का जीएस पेपर 3 है जो 250 मार्क्स का होता है। तो इसमें ऑन एन एवरेज 110 to 125 मार्क्स आपके इकोनॉमी वाले पोर्शन से होते हैं, केवल एक ही पोर्शन से होते हैं। बाकी जो जीएस पेपर 3 में पूछा जाता है, आपका साइंस एंड टेक एक मेजर वो है। इसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, वो सारे एक तरफ हैं और इकोनॉमी का वेटेज अपनी जगह पे है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री हो या मेंस हो। अब हम इसका प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मेंस की स्ट्रैटेजी पे आएंगे। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को अगर हम देखें, सोर्सेज पे आने से पहले मैं आपको कहूँगा कि एक बार सिलेबस देख लीजिए। तो यूपीएससी ने प्रीलिम्स का जो सिलेबस मेंशन किया है उसमें ये लिखा हुआ है,
इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ये सब चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं। तो केवल इसको स्टडी करके, केवल सिलेबस को स्टडी करके यू वॉन्ट बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड द नेचर ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी जनरली आस्क्स। फाइन। देखिए, स्टैटिक पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। स्टैटिक पोर्शन मतलब ऐसा आपका पोर्शन इकोनॉमी सिलेबस का ऐसा पार्ट जो हर साल सेम रहेगा, है ना। जैसे पॉलिटी के अंदर होता है आपका स्टैटिक पोर्शन, हम कहेंगे पार्लियामेंट आपको पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ना है, तो वो हर साल उनके जो बेसिक्स हैं वो सेम रहेंगे, ऐसा तो नहीं चेंज हो रहा है। हाँ, करंट अफेयर में कोई नया इशू न्यूज़ में है, जैसे कोई सेडिशन का केस चल रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है, तो वो ऐड हो गया। तो इसी तरह से इकोनॉमी के अंदर भी स्टैटिक पोर्शन सेम रहेगा। जैसे आपके मनी बैंकिंग जो है, मॉनिटरी पॉलिसी के कॉन्सेप्ट हैं, रेपो रेट के कॉन्सेप्ट हैं, बजट के कॉन्सेप्ट हैं, ओके। आपके जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड जो रहता है, एक्सटर्नल सेक्टर जो है, उसमें करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होंगी, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक पोर्शन है जो आपका सेम है, उसके लिए आपको क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। 12th क्लास की एनसीईआरटी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको आपको पढ़ना है। इसका कवर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, मैक्रो इकोनॉमी की एनसीईआरटी। फाइन, ये आपको पढ़नी है और इसके अंदर ये इस तरह से 6 चैप्टर हैं, केवल और केवल 6 चैप्टर हैं। फाइन, और इसको जब आप पढ़ रहे हो, जैसे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स को बता रखा है क्या है इकोनॉमी, बेसिकली होता क्या है। इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कि आप जो रिसोर्सेज हैं उनको थोड़ा समझदारी से, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है खर्चा कर रहे हो, उनका मैनेज कर रहे हो। इकोनॉमी इज बेसिकली द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, स्कार्स रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है। जैसे आपका होता है ना मंथली कितना आपको पॉकेट मनी मिल रहा है, क्या आपका मंथली सैलरी आ रहा है, तो वो फिक्स है, ऐसा नहीं है अनलिमिटेड है तो आपने अपनी मर्जी से खर्चा कर दिया। तो आप करते हो ना, मुझे इतना पैसा स्टडी पे खर्च करना है, इतना मेरी फीस के लिए है, इतना मुझे मोबाइल रिचार्ज मैंने करा लिया, इतना खाने पे हो गया, ये जो है, या घर में हमारे पेरेंट्स करते हैं, मम्मी करती हैं, तो वो सब इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ही आता है। ये छोटे लेवल पे हो रहा है, बड़े लेवल पे सरकारें हैं, आपका आरबीआई है, वो इसी चीज़ को बड़े लेवल पे अप्लाई करते हैं, पूरी इकोनॉमी पे अप्लाई करते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें समझाई गई हैं, इसको आपको पढ़ना है। और फिर आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जीडीपी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम क्या होता है ना, पर्सनल इनकम क्या है, जीडीपी आपका डिफ्लेटर क्या होता है, ये सब चीज़ें अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें आपकी दी गई हैं। फिर आपका मनी बैंकिंग एक चैप्टर है जिसमें बता रखा है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, रेपो रेट क्या होता है, ये सब चीज़ें, है ना, बैंक रेट है, रेपो रेट, उसके बारे में आपको बता रखा है। देन यू हैव डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, अगर आपको समझ आता है तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। इस बुक को पढ़ेंगे आप तो एक आपको एडवाइस मैं ये दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। इसके अंदर क्या है, मॉडल्स दिए हुए हैं, इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है मॉडल बिल्डिंग के थ्रू। तो मॉडल्स के अंदर आपको टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट के अंदर जाना है। कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी वे में समझाए हुए हैं, 12th क्लास के बच्चे को समझ आ रहा है तो आपको तो डेफिनेटली समझ आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो एक 7 घंटे की यूट्यूब पे क्लास अवेलेबल है, ओके। राहुल भारद्वाज यूपीएससी इकोनॉमिक्स करके सर्च करेंगे, 7 घंटे का एक सेशन आएगा। आई विल शेयर दिस लिंक ऑन द टेलीग्राम ऑल्सो, ओके। तो उसको आप देख लीजिएगा, तो ये सारे जो चैप्टर हैं वो आपको समझ आएंगे डेफिनेटली। फाइन, और फिर बजट की बात हो रही है कि बजट में क्या होता है, क्यों ज़रूरत होती है, ठीक है ना, और इसमें फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट में क्या चीज़ आती है, ये जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं। ओपन इकोनॉमी में बात हो रही है, अच्छा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, एफडीआई क्या होता है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं बहुत अच्छे से इसने कवर किया हुआ है, ठीक है। मॉडल बिल्डिंग में आपको नहीं जाना है, टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट समझ लेना है। कॉन्सेप्ट समझने का मतलब है, जैसे कि अगर लिखा हुआ है करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें करंट अकाउंट में आती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने रेपो रेट मेंशन कर दिया, तो रेपो रेट का क्या मतलब है ना, ये सब चीज़ें। रेपो रेट क्या होता है, वो इंटरेस्ट रेट जिस पे आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। एनसीईआरटी की बुक है 12th वाली, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि 11th क्लास की एनसीईआरटी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरह का ये कवर है। ये एक तरह का आपका बिल्कुल बेसिक थ्योरी पार्ट होता है ना, उस तरह से आपको लगेगा। इंडिया की इकोनॉमी की हिस्ट्री या आप कह दीजिए स्टोरी, है ना, जैसे आप कोई नॉवल पढ़ते हो उस तरह की फीलिंग आपको आएगी कि देखो यार कुछ बेसिक चीज़ें ये समझाएगा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर बताएगा इंडिया की इकोनॉमी में क्या इश्यूज़ हैं, पॉवर्टी है तो क्यों है, कैसे डील कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से
तो इसको आप समझेंगे तो एक आपका वाइड पर्सपेक्टिव बनेगा चीज़ों के बारे में, है ना। कोई प्रॉब्लम हो रही तो क्यों हो रही है, रिसोर्सेज हैं तो क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ठीक है। आप कुछ भी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, उन्हें कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले क्या चाहिए, यू नीड दैट लैंड पार्ट। फिर जो बंदा स्टार्ट कर रहा है बिजनेस वो एंटरप्रेन्योर हो जाएगा, ओके। फिर आपको लेबर चाहिए, वर्कर चाहिए और पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। ये 4 बेसिक चीज़ें हो गई। तो ये सब चीज़ें हैं और इन्हीं चीज़ों को आप आगे देखोगे कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं। इवन मेंस के अंदर जो क्वेश्चन है वो आप इनसे डील कर पाओगे, क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होती है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जितना अच्छा है उतना आप मेंस के पेपर को, एनालिसिस पार्ट को बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। और प्रीलिम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, उनको भी आप हैंडल कर सकते हो। तो इसको पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन यू वुड एंजॉय कि अच्छा ऐसा हुआ था, बहुत मज़ा सा आपको आएगा इस बुक को पढ़ने में। 12th क्लास की अगर NCERT में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने आपको बता दिया, एक 7 घंटे की क्लास है, राहुल भारद्वाज UPSC इकोनॉमिक्स। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, यू विल गेट दैट वीडियो। प्रॉब्लम आती है उससे देख लीजिएगा। फिर एक बुक है, या तो आप रमेश सिंह सर की बुक पढ़ लीजिए, है ना, क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो उसमें मेंशन किया हुआ है। अब काफ़ी सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये एक बुक है जो काफ़ी चीज़ों को कवर कर रही है डिटेल के अंदर। फाइन, या तो रमेश सिंह सर की बुक पढ़ लीजिए, या फिर श्री राम IAS करके एक इंस्टीट्यूट है उसकी भी बुक आती है, इकोनॉमिक्स पे अच्छी है, काफ़ी अच्छी बुक है वो, उसको फॉलो कर लीजिए। दोनों बुक को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पहले से रमेश सिंह है, आपने कुछ पढ़ रखा है, तो उसी को फॉलो कर सकते हैं, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। या फिर आप श्री राम IAS, जो भी आपका चॉइस है उस पर आप बेस कर सकते हो। लेकिन ये NCERT को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लेना। हर साल क्वेश्चन रहते हैं यहाँ से, हर साल क्वेश्चन रहते हैं। कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जहाँ पे कंसेप्चुअल कोई क्वेश्चन आया हो स्टैटिक पोर्शन से और इस NCERT से ना हो। क्लियर। तो ये मेजर सोर्सेज हैं। अब बच्चे कहेंगे सर केवल इतने से सोर्स से हो जाएगा क्या? आप एक बार करके देखिए, इन सोर्सेज को पढ़िए, ठीक है ना। मैं जो बोल रहा हूँ या कोई XYZ पर्सन बोल रहा है, कोई सजेस्ट कर रहा है, उस पर मत जाइए, आप इन सोर्सेज को फॉलो कीजिए। फिर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है UPSC के 5 साल के, 10 साल के, जो भी क्वेश्चन आपको उठाने हैं, और उसमें जो स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर की बात हम नहीं कर रहे हैं, करंट अफेयर पे हम इसके बाद आएंगे, उन क्वेश्चंस को आप करना स्टार्ट कीजिए एंड यू विल बी सरप्राइज कि यार हाँ, सारे तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस हैं, इन सोर्सेज में सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हैं, आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं। करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं वो करंट अफेयर रिलेटेड सोर्सेज से हमें करना है। तो ये बेसिक अपने को सोर्स रखने हैं। UPSC की प्रिपरेशन के अंदर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो बच्चे हैं शुरू में ये गलती करते हैं, दे ट्राई टू इन्फ्लेट देयर सोर्सेज, है ना। इतने सारे एक सब्जेक्ट पे 5 सोर्स ले आते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस 5 सोर्स को फॉलो करने के चक्कर में एक भी सोर्स को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से उनका आउटपुट वो नहीं रहता है, परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो यहाँ पे आप ये मेजर सोर्स तो अगर हम बात करें तो NCERT और एक बुक कोई भी रमेश सिंह या श्री राम वाली है, ये आप पढ़ेंगे तो जो 11th वाली NCERT, इससे आपको लॉन्ग एक ब्रॉड वे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने चैप्टर आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर हम कुछ क्वेश्चन लें, देखिए स्टैटिक पोर्शन के जो रहते हैं, किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और एग्जाम्पल जो भी हैं क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन कुछ हम लेंगे स्टैटिक पोर्शन से। सारे के सारे क्वेश्चन IAS प्रीलिम्स 2020 से हम उठा रहे हैं, मतलब जो आपका लेटेस्ट एग्जाम है वहाँ से मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सो यू विल गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन UPSC जनरली आस्क्स। क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड, इंडिया में जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। क्या बोल रहा है, इंडिया का जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है, प्लीज हैव अ लुक, आई होप दिस इज वेरी मच विजिबल, और मैं साइड में भी आ रखा हूं ताकि आप इसे पढ़ लें। मर्केंटाइज जो एक्सपोर्ट है इंडिया का, है ना, एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से कोई चीज़ बाहर जा रही है, और मर्केंटाइज के अंदर गुड्स आते हैं ना, क्योंकि एक्सपोर्ट क्या करते हैं हम, सर्विसेज का भी करते हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, IT सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स में गुड्स का एक्सपोर्ट आएगा। ये कह रहा है एक्सपोर्ट हमारा कम है देन इट्स मर्केंटाइज इंपोर्ट, इंपोर्ट के कंपैरिजन में, ओके, एक्सपोर्ट हमारा कम है, मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं सामान का, यू हैव दैट गुड्स का, और एक्सपोर्ट हमारा कम है, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है। तो क्या ये सही है? जनरली अगर आप डेली करंट अफेयर भी नहीं पढ़ते हो, एक साधारण वे में न्यूज़पेपर पढ़ते हो, यू विल गेट टू नो कि हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है। ये इंडिया की प्रॉब्लम रही है
कि हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हमारा एक्सपोर्ट कम है। हमेशा गवर्नमेंट कोशिश करती है एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ। सो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट। अगर आप डेली बेसिस पे कैजुअल रीडिंग भी न्यूज़पेपर की कर रहे हो, है ना, नॉर्मल वे में न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, यू विल गेट टू नो कि हाँ यार इंडिया का एक्सपोर्ट कम है गुड्स के अंदर, है ना, गुड्स की बात हो रही है। सेकेंड स्टेटमेंट है इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील हैव डिक्रीज्ड इन द रिसेंट ईयर्स। नाउ यू आर नॉट अवेयर, डिक्रीज जरूरी नहीं है डिक्रीज होगा, ऐसा कोई रीज़न तो दिखता नहीं है रिसेंट ईयर में डिक्रीज हुआ हो। इंडिया की इकोनॉमी जो है ग्रो ही कर रही है, कोरोना वायरस को छोड़ दीजिए, उससे पहले का बात हो रहा है, ओके, रिसेंट ईयर्स की बात है, तो 2020 के पहले की ही बातें हैं। तो डेफिनेटली इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक आपका ग्रोथ रेट जरूर कम हुआ है लेकिन इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है। तो डेफिनेटली इकोनॉमी ग्रो कर रही है, यू विल नीड आयरन एंड स्टील फॉर व्हाट, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये डिक्रीज तो नहीं हो सकता, बढ़ जरूर सकता है, फिर भी आपको हो सकता है 50-50 कन्फ्यूजन है, तो आप यहाँ पे रुक जाइए। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में आप 100% श्योर हो गए, 100% यू आर श्योर दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। तो आप एक बार ऑप्शन पे चले जाइए और ये स्ट्रैटेजी आपको हर सब्जेक्ट में, पूरे पेपर में आप फॉलो कर सकते हो, और आप देखोगे कि जब इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं क्वेश्चन में, 1 2 3 4 टाइप स्टेटमेंट होते हैं, तो आप पहला स्टेटमेंट या कोई भी स्टेटमेंट जो सबसे पहले आप पढ़ रहे हो उसमें अगर आप 100% श्योर हो कि ये गलत है या फिर ये सही है, तो आप ऑप्शन पे चले जाइए। तो आपको पता चल गया फर्स्ट स्टेटमेंट 100% राइट है, तो आंसर में फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। तो थर्ड ये जो है आपका ऑप्शन सी, इसमें तो नहीं है, तो आप इसको क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे। क्या कर दिया आपने, इस ऑप्शन को कट कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है ही नहीं। सेकेंड ऑप्शन में आप 50-50 हो सकता है सही भी है सही भी नहीं है, वैसे तो डिक्रीज नहीं ही करेगा, रीज़न मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी अगर आप डिलीमा में हो तो थर्ड स्टेटमेंट पे आइए। इंडिया का एक्सपोर्ट जो है सर्विसेज में, दैट आर मोर देन इट्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगेन दिस इज द थिंग जो आप डेली न्यूज़पेपर के अंदर बहुत बार पढ़ोगे, कम से कम साल के अंदर 8-10 बार ये आपका जो न्यूज़ है रहता है कि इस तरह से इंडिया के जो एक्सपोर्ट है सर्विसेज के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट इन सर्विसेज। इंडीड दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, इंडिया की ये स्ट्रेंथ है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो ये स्टेटमेंट आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, और थर्ड स्टेटमेंट कहाँ पे होगा, वो आंसर होगा। तो फर्स्ट में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, और सी को हम पहले कर चुके हैं, तो आंसर आपका डी आ जाएगा। अब आपको फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ोगे यू विल गेट टू नो कि इंडिया जो है ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट डील करता है, करंट अकाउंट डेफिसिट। अब करंट अकाउंट डेफिसिट अगर आपको पता नहीं है तो दिक्कत है, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, ये जो लास्ट चैप्टर है इसके अंदर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा रखी है ना, और एक लास्ट में एक टेबल भी बना रखी है, हालांकि वो टेबल पुरानी है, लेकिन उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इंडिया का मर्केंटाइज एक्सपोर्ट हमेशा कम रहा है, वही ट्रेंड फॉलो भी हो रहा है। सर्विसेज में एक्सपोर्ट हमारा अच्छा रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, सर्विसेज का, और जो ट्रांसफर पेमेंट मतलब रेमिटेंसेज जिसे हम कहते हैं, और भी दूसरे पेमेंट हो गए। रेमिटेंस में आता है, मान लीजिए कोई एनआरआई है बाहर काम कर रहा है, तो बाहर से अपना पैसा इंडिया में भेज रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं करंट अकाउंट डेफिसिट में। फिर हम टोटल उसको काउंट करते हैं कि इंडिया के अंदर कितना आ रहा है, बाहर कितना जा रहा है। तो जनरली हमारा डेफिसिट ही रहता है, करंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है। लेकिन इस बार 17 साल के गैप के बाद में, आपने करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हैं, 17 साल के गैप के बाद इंडिया का करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। लेकिन जनरली क्या कहता है, ओवरऑल इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट से फेस करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, डी इज द आंसर। अब आपने देखा होगा ये जो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 4-5 आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो डेफिनेटली यू नीड टू नो द स्टैटिक पार्ट, दैट इज फॉर श्योर, डी इज द राइट आंसर, है ना। स्टैटिक पार्ट तो जरूरी है, लेकिन करंट अफेयर मतलब बेसिक जो नॉलेज है, क्या चल रहा है ना करंट अफेयर्स में, तो वो भी आपको जरूरी है। वो चीज़ आपको पता चल जाएगी, कोई भी एक न्यूज़पेपर आप फॉलो कर लेना, चाहे आप हिंदू पढ़ रहे हो तो हिंदू पढ़ लेना, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लेना, ठीक है। जनरली इकोनॉमी के टॉपिक्स का थोड़ा वाइड कवरेज रहता है इंडियन एक्सप्रेस में, फाइन। हिंदू का कवरेज बिजनेस लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस लाइन अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे रहेगा, लेकिन कोई भी आप एक फॉलो कर लो, आपका ये वाला काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए आरबीआई के बारे में पूछा गया है। आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू। तो अगर आरबीआई एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करेगा तो कौन सा काम वो नहीं करेगा,
ये कह रहा है क्वेश्चन। ये भी आपका 2020 का ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन, है ना। यूपीएससी का एग्जाम का नेचर आपको पता चलेगा, जब तक आपको नेचर पता नहीं चलेगा तब तक आपको वो बेनिफिट नहीं होगा। अब इसने यहाँ पे आरबीआई मेंशन किया, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी लिखा हुआ है। अगर आपको एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब पता है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर आपको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एसएलआर का पता है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट का पता है क्या ये चीज़ होती है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपको बैंक रेट, रेपो रेट आता है, क्या मतलब होता है इनका, तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो वापस से क्वेश्चन एक ही है लेकिन कॉन्सेप्ट कितने हैं, 1 2 3 4। क्लियर। ये क्वेश्चन भी आपका इसी ईयर का है, रिसेंट मैंने लिए हैं। सो आप बहुत अच्छे से समझ जाएं चीज़ों को। अब देखिए क्या है, ये जो चीज़ें हैं, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, ये आपका चैप्टर 3 है मनी बैंकिंग, इसमें मिल जाएंगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है तो वो आपका कवर हो जाएगा रमेश सिंह या जो भी बुक है। क्लियर। तो सिंस यू आर फॉलोइंग दीज सोर्सेज, कोई भी आपका ये जो सोर्स है अगर आपने इनको ढंग से फॉलो किया है, अच्छे से फॉलो किया है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बच्चों वाले लगेंगे। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए आरबीआई जो है वो क्या करता है, मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई बढ़ा देगा, मनी सप्लाई कम कर देगा, ठीक है। तो जब मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है उसे हम कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाएगा जब मनी सप्लाई कम होता है। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जब आरबीआई करेगा तो मार्केट में क्या होना चाहिए, मनी सप्लाई बढ़ना चाहिए। अब आपने ये चीज़ पढ़ रखा है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है या जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे लिखा हुआ है। आरबीआई को मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ाना है तो आरबीआई क्या करेगा, जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, ठीक है ना, एसएलआर क्या होता है, एसएलआर एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ टोटल असेट हो गया जो बैंक अपने पास रखते हैं। मान लीजिए ये 18%, किसी बैंक के पास 100 रुपये है, ओके, सिंपल टर्म में बता रहा हूँ, किसी बैंक के पास 100 रुपये है तो आरबीआई कहेगा कि 18% मतलब 18 रुपये का आपको अपने पास नॉन कैश फॉर्म में, चाहे वो सिक्योरिटी हो गया चाहे गोल्ड फॉर्मेट में हो गया, अपने साथ रखना है। तो कहने का मतलब है अगर ये 18% है तो बैंक के पास 18 रुपये रुक गए, है ना, बैंक उसको उधार नहीं दे सकता, 18 रुपये ब्लॉक हो गया आपका। अगर इसको 18 से कम करके मान लीजिए 15 कर दिया जाए तो ये 3% फ्री हो जाएगा, ज़्यादा पैसा मिल जाएगा मार्केट में, बैंक उसको मार्केट में डाल देगा, बैंक मार्केट में डाल देगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी को फॉलो करने का ही मीज़र है अगर आप कट कर देते हो तो। लेकिन इसने तो पूछा है कि कौन सा मीज़र नहीं होगा, नॉट लिखा हुआ है, ये पूछ रहा है नॉट, तो ये तो होगा डेफिनेटली। अगर आपने एसएलआर को कट कर दिया तो वो जो मनी आपका फ्रीज हो रखा था रिजर्व में वो आपका फ्री हो जाएगा और आप पैसा दे सकते हो। तो ये तो कर सकते हो, लेकिन ये तो पूछ रहा है क्या नहीं किया जाएगा। सेकंड है आपका मार्जिनल। तो देखिए जब आपको फर्स्ट पता चल गया कि ये तो नहीं होगा तो आप फर्स्ट यहाँ पे एलिमिनेट करो। हमेशा मैंने ये टेक्निक आपको बताई है, ठीक है ना, पूरे पेपर में ये टेक्निक आप फॉलो करोगे ना एलिमिनेशन वाली, तो उससे आपका नेगेटिव मार्किंग कम होगी और आप चाहे टेस्ट सीरीज में इसे फॉलो करके देखिए, ओवरऑल स्कोर बहुत बूस्ट होगा आपका, दैट इज फॉर श्योर। अब आपको आगे के ऑप्शन आते भी हैं नहीं भी आते हैं, लेकिन आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि स्टैट्यूटरी एसएलआर अगर हमने कट करा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो आरबीआई इस चीज को तो करेगा, लेकिन ये पूछ रहा है क्या नहीं करेगा। क्लियर? तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट कीजिए यहां से, ठीक है। एलिमिनेट अगर आपने यहां से फर्स्ट को कर दिया तो आपको आंसर ही मिल गया, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है सेकंड या थर्ड। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं चाहें तो भी चल जाएगा, बिकॉज यू आर डैम श्योर, 101% श्योर कि हाँ ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और हर साल ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो स्टेटमेंट्स इतने सारे हैं, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। सो यूपीएससी इस तरह से ऑप्शंस को सेट करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करना चाह रहा है, ठीक है ना, आपके कॉमन सेंस को, आपका जो लॉजिकल बेस है, आपका जो कंपोजर है कि आप प्रेशर कैसे डील कर सकते हो, ये सब चीज़ें यूपीएससी पेपर में चेक करना चाह रहा है, इसलिए इस तरह से ऑप्शंस पुट किए गए। तो जब भी आपको पता चले पहला ऑप्शन 100% सही है, 100% गलत है, या दूसरे पे आप श्योर हो, तो ऑप्शन पे जाइए और उसको एलिमिनेट करना स्टार्ट कीजिए। कई बार होगा एक एलिमिनेशन से आंसर मिल जाएगा, नहीं तो दूसरे से मिल जाएगा। क्लियर? तो वैसे हमें आंसर मिल चुका है, ओके। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होती है ओवरनाइट इमरजेंसी बोरोइंग अगर करनी होती है बैंक्स को,
ठीक है, उसके लिए MSF पे लोन ले सकते हैं। तो ये जनरली जो रेपो रेट होता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो अगर इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा तो बैंक को बोरोइंग करने में दिक्कत होगी। अगर बैंकों को बोरो करना महंगा पड़ रहा है तो वो आगे लोन भी मुश्किल से देंगे। तो डेफिनेटली ये तो नहीं ही करेगा। क्यों? क्योंकि ये मनी सप्लाई को कम कर सकता है, ठीक है ना। बैंक आगे लोन देने से क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये तो डेफिनेटली ये आंसर में आएगा। रेपो रेट को कट कर देगा। देखिए, रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहते हैं, क्योंकि इससे आपका जो मॉनिटरी पॉलिसी है उसका सिग्नल मिल रहा है कि एक्सपेंशनरी है या कॉन्ट्रैक्शनरी है। तो रेपो रेट क्या होता है? वो रेट जिस पे आरबीआई लोन दे रहा है, वो इंटरेस्ट रेट जिस पे आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को। अगर आप इस रेट को कम कर दोगे तो बैंकों को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, सस्ता लोन मिलेगा, तो बैंक ज़्यादा पैसा लेंगे आरबीआई से, ज़्यादा मार्केट में देंगे। तो ये क्या करेगा? एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी का मीजर है, लेकिन इसने पूछा है नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। हम थोड़ा धीरे चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनको लग रहा हो कि सर ये तो क्या समझा रहे हो, ओके। बट दिस इज़ द सेशन, ओके। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी ये क्रिएट किया गया है। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ओवरऑल स्कोर को बूस्ट करने में, अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, सो यू विल ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस सेशन। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, ये भी आपका प्रीलिम्स से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर? पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप बताइए इन्वेस्टमेंट क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई कहीं पे लैंड परचेज कर लिया, प्लॉट है, कोई फ्लैट है, परचेज किया, तो यही कहा जाता है ना। कई बार आपके पास पैसा पड़ा होता है, आपको कहा जाता है यार चलो इन्वेस्ट कर दो, कहीं कुछ खरीद लो, शेयर खरीद लो, ठीक है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो। यही होता है इन्वेस्टमेंट का मतलब है। आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब आप पैसा वहाँ लगा रहे हो जहाँ पे फ्यूचर में आपको रिटर्न मिलेगा, फ्यूचर में आपको इनकम हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने लैंड खरीद लिया, आपको पता है आने वाले टाइम में उस लैंड की प्राइसेस बढ़ेंगी, तो आप उसे बेचोगे तो कैपिटल गेन होगा, ओके। इसी तरह से शेयर्स के अंदर है, सबके अंदर है, ठीक है। गोल्ड में भी यही है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, अभी कोरोना में तो खूब कर रहे हैं क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल चल रहा है। तो ये आपको पता चल गया, इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसा वहां लगाना जहां पे फ्यूचर में रिटर्न या फ्यूचर में इनकम हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन्हें आप एक बार पढ़ेंगे। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर किसे कंसीडर किया जाएगा? ये 6 स्टेटमेंट आपको दिए जा रहे हैं। फर्स्ट क्या है? फिक्सिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है? गवर्नमेंट एक प्राइस अनाउंस करती है और कहती है कि पर्टिकुलर क्रॉप, मान लीजिए वीट है, तो उसके लिए उन्होंने कह दिया ये प्राइस है, इस प्राइस पे हम आपसे प्रोक्योर करेंगे, मतलब हम आपसे खरीदेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट में क्या प्राइस है, चाहे मार्केट में आपका 50 रुपये चला जाए, हमने एमएसपी को 100 पे फिक्स कर रखा है तो ये उतना ही रहेगा। अगर मार्केट में 150 भी चला जाएगा तो भी हम 100 तो आपको देंगे। तो ये मिनिमम सिक्योरिटी उनको दे दिया। तो एमएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंसेंटिवाइज करने के लिए है ना, ताकि फार्मर्स को पता रहे इतना मिनिमम तो मिल रहा है तो हम इतना प्रोडक्शन करेंगे तो इतना पैसा कम से कम आ जाएगा। लेकिन इसका पब्लिक इन्वेस्टमेंट से तो मतलब नहीं है ना। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। नेक्स्ट है आपका, यू हैव दैट कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटी। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज जो है लोन डिस्पर्स करती हैं, अगर कंप्यूटराइजेशन होगा, बेटर एफिशिएंसी इनमें डेवलप हो रही है, डेफिनेटली ओके दे कैन हेल्प, ओके ये हेल्प कर सकती है क्रेडिट डिस्बर्सल के अंदर। तो यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशन को एफिशिएंट बनाया जा रहा है ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, ठीक है। जैसे कोई ऑफिस होता है, अगर आपने वहाँ पे कंप्यूटर लगा दिए, उसका आउटपुट बढ़ जाएगा, है ना, बैंक अच्छे से काम करेंगे, तो वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही हो गया डेफिनेटली। देन यू हैव सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, डेफिनेटली। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो इसे रहने दीजिए। लेकिन आपको पता चल गया फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, तो अगर आपने फर्स्ट को एलिमिनेट किया है तो भी आपको आंसर मिल रहा है, ठीक है। जो मैं टेक्निक बता रहा था एलिमिनेशन वाली, उसमें मैंने क्या कहा था, जब आपको एक में पता चल जाए तो आप एक बार ऑप्शंस पे जाइए। 6 ऑप्शन है, आप पढ़ेंगे, कन्फ्यूजन हो सकता है कोई गलत भी कर दें, लेकिन ये एमएसपी वाला हमने अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है। एमएसपी में कोई असेट क्रिएशन थोड़ी हो रहा है, कोई कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी थोड़ी उन्होंने बना दिया, या कहीं कंप्यूटराइजेशन, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, ऐसा नहीं है ना ही आपका लोन वेव ऑफ किया जा रहा है। किसानों ने लोन ले लिया, उसको आपका माफ़ कर दिया, किसानों का लोन माफ़ कर दिया, तो उससे कौन सा असेट क्रिएशन हुआ, बल्कि उससे तो जो क्रेडिट कल्चर है वो और इस तरह से नुकसान हो रहा है उसको। तो ये ऑप्शंस नहीं आएंगे, ये लोन वाला और ये तो। लेकिन आपने जब फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट किया एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, एंड व्हेन यू आर लुकिंग फॉर द ऑप्शंस कि फर्स्ट तो हटना चाहिए, तो आपको आंसर मिल रहा है, सी इज द राइट आंसर।
अब ये जो शुरू से मैं जिस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ठीक है हम इकोनॉमी भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये ओवरऑल आपकी स्ट्रेटजी पे भी इसको ध्यान रखिए। और ये सारे क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, तीसरा क्वेश्चन भी इकोनॉमी से ही है और ये तीसरा क्वेश्चन भी प्रीलिम्स 2020 के पेपर का ही है। अभी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, हर साल इस तरह से रहेंगे आपके कि जब ये ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आप एक स्टेटमेंट पे श्योर हो जाते हैं तो ऑप्शन पे चले जाना, ऑप्शन से उसको कट करना स्टार्ट कर देना। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होगा, जैसे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आने वाले टाइम के अंदर जो है फूड प्रोसेसिंग को हेल्प मिल सकता है, फार्मर्स का वेस्टेज कम हो सकता है, फार्मर्स को बेटर रिटर्न मिल सकता है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट में कंसिडर किया जाएगा। लोन को वेव ऑफ करना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फार्मर को दे रहे हो, तो इससे कौन सा आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो वो आ जाता फिर इसमें इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। एक और क्वेश्चन हम लेंगे, आई थिंक इसको अभी स्किप करते हैं, क्वेश्चन हमने सफिशिएंटली ले लिए बिकॉज नाउ यू गॉट दिस आइडिया यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे ये जो सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, लिंक हैं आपके जो स्टैटिक पोर्शन है और जो करंट के अंदर आप चीज़ें पढ़ रहे हो, फाइन। इसी तरह से आपका स्टैटिक पोर्शन के जो मैंने सोर्सेज बताए हैं, करंट अफेयर में जो सोर्स आपको फॉलो करने होते हैं उसके अंदर है जो डेली न्यूज़पेपर है, उसमें आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए। दोनों आप नहीं पढ़ सकते हो, आपकी कैपेसिटी है एक, क्योंकि आपको करंट अफेयर ही नहीं करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, फाइन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली है ना, करंट अफेयर में आप न्यूज़पेपर कोई भी एक ऐड कर लीजिए। हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस कोई भी एक पढ़ लीजिए। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो जनरली कुछ टॉपिक्स थोड़े से लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा एडिशन रहता है इंडियन एक्सप्रेस में। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी जो है, पीआईबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोडल एजेंसी है ना। तो जितनी भी न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल, कहीं पे भी कोई भी न्यूज़ आ रही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेशन रखती है या उसके किसी इंस्टीट्यूशन से, आरबीआई से कोई नई योजना है, गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन लिया है, या जो भी ट्रेड रिलेटेड स्टैट्स हैं, डेटा हैं आपके, है ना, वो सारे आपके पीआईबी पे आते हैं। और फिर आपके यहाँ से ये सब जो हैं सोर्सेज कहाँ से लेते हैं न्यूज़, पीआईबी से ये सब न्यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो पीआईबी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कवर होती है, आपको बहुत हेल्प करता है प्री और मेंस दोनों में। मुश्किल होता है डेली बेसिस पे बच्चों के लिए फॉलो करना, तो एक पीआईबी एनालिसिस डेली आपका रहता है, ओके, यूट्यूब पे लेस देन हाफ एन आवर का हम वो सेशन रखते हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वो सेशन होता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट होता है, इसको आप समरी अगर पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब पे सेशंस होते हैं, ठीक है। मेरे भी इकोनॉमिक सर्वे पे सेशन अवेलेबल हैं, इस साल का भी है, लास्ट ईयर का भी अवेलेबल रहेगा, तो लेटेस्ट आप देख लीजिए, जैसे इस साल का आप देख सकते हो डेफिनेटली। इसी तरह से बजट है, बजट का एनालिसिस आप कर सकते हो। देखिए बजट के अंदर क्या है, गवर्नमेंट बताती है कि हम कहाँ खर्चा करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा। इकोनॉमिक सर्वे क्या है, इकोनॉमिक सर्वे होता है आपका रिपोर्ट कार्ड। जैसे आपने 11th क्लास पास कर लिया है ना, 11th पास कर लिया, तो 11th क्लास की जो मार्कशीट आएगी वो इकोनॉमिक सर्वे है, और 12th का जो सिलेबस है वो आपका बजट है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या बता रहा है कि हमारी इकोनॉमी ने पिछले एक साल में कैसा परफॉर्मेंस किया है, क्या उसको प्रॉब्लम्स आई हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। तो यही तो चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, सारा पूरा आंसर सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है आपको। इसे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे यू विल बी एक्सीलेंट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही आपको नहीं आएगी इकोनॉमी में। ये कुछ सोर्सेज हैं जो आप करंट अफेयर के लिए फॉलो कर सकते हो, फाइन। इकोनॉमिक सर्वे बजट साल में एक बार आता है, आराम से आप कर सकते हो। समझ नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे आपके फ्री सेशंस अवेलेबल होते हैं, मेरा भी अवेलेबल है, स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास है, वहाँ पे भी मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ से आप देख लो, या जहाँ पे भी आपको जो भी सोर्स सही लगता है वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन इससे कहने का मतलब है इसको स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको मैं क्वेश्चन नहीं बता पा रहा, वरना इकोनॉमिक सर्वे से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आप रिलेट कर सकते हो। तो ये करंट अफेयर के सोर्सेज हो गए। स्टैटिक पोर्शन के मैंने आपको सोर्सेज बता दिए, सोर्सेज यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। अब अपनी टेम्परेचर को थोड़ा कंट्रोल करना कि मुझे ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, इनको पढ़ लो अच्छे से, फिर क्वेश्चन देख लो,
1 साल के, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितने क्वेश्चन देखने हैं पिछले साल के सारे क्वेश्चन देख लो, यू विल गेट टू नो कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन है, क्या ये सोर्सेज सफिशिएंट हैं या नहीं है। क्लियर? चलिए देखिए कुछ और हम क्वेश्चन देखते हैं, करंट अफेयर का रोल किस तरह से रहता है। जैसे अगर प्रीलिम्स में आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे, करंट अफेयर का रोल क्या है। अगेन ये 2020 का ही क्वेश्चन मैंने लिया है, जो आपका लेटेस्ट प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है ईएस का, वहीं से क्वेश्चन लिया है। 3 स्टेटमेंट इसने दिए हैं। ये कह रहा है इंडिया श्रीलंका जो ट्रेड है इसका वैल्यू कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है पिछले 10 सालों के अंदर। कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है पिछले 10 सालों में, फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब ये आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो ही पता चलेगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। टेक्सटाइल आर्टिकल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं ट्रेड के अंदर इंडिया और बांग्लादेश के साथ। मतलब इंडिया और बांग्लादेश के अंदर जो व्यापार हो रहा है उसमें टेक्सटाइल आर्टिकल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। इन द लास्ट 5 ईयर्स नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। नेपाल इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है पिछले 5 साल के अंदर। अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल बच्चों वाला लगेगा, आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, बांग्लादेश इज देयर, बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और ये सब चीज़ें हम जो करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर सेशंस भी होते हैं मेरे, ठीक है ना, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे कई बार डिस्कस की हैं। एक दो बार नहीं, कई बार ये चीज़ें आपकी डिस्कस हुई हैं। बांग्लादेश यहाँ पे होगा, आप इसको कट कर दो, ये तो 100% गलत है। जब आपको पता है थर्ड 100% गलत है, डी को आप हटा दो, सी को आप हटा दो, नाउ यू आर श्योर कि सेकंड स्टेटमेंट तो 100% राइट है। मेरे को इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। इंडिया श्रीलंका बायलैटरल रिलेशन मैंने डिस्कस किया हुआ है, पीआईबी में भी किया है। यहाँ पे हमने देखा है ये जिगजैग कर्व है, जिगजैग होगा। और यहाँ पे तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। कॉमन सेंस इस तरह से लगा सकते हो, ट्रेड की बात है, बिजनेस की बात है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, कंसिस्टेंट और इंक्रीज नहीं होता है। ये हमने डिस्कस किया था इंडिया श्रीलंका बायलैटरल रिलेशन, जब आपका इस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है, 2002 है आई थिंक ईयर इज, उसके बाद से इंडिया और श्रीलंका के बीच जो ट्रेड है वो एकदम से इंक्रीज होता है ये 2002 के बाद, क्योंकि आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। बढ़ता है लेकिन फिर कभी कम होता है, फिर कभी बढ़ता है, फिर कभी कम होता है। तो ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है, ये थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा है, ठीक है ना, तो इसको आप डेफिनेटली हटा दीजिए। और वैसे ये हमारा कवर भी किया हुआ है करंट अफेयर के अंदर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर बी चला जाएगा। ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है। कहने का मतलब है आपको दिमाग में अपना ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हवा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी होता है अगर आप सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, तरीके से चल रहे हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसको समझना है, ठीक है ना, उसको स्किप नहीं करना है। जो भी आप सोर्स फॉलो करते हो वो आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेंगे, ये बच्चों वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये भी 2020 से है, ठीक है। इस तरह के इजी क्वेश्चन रहते हैं। G20 आप अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आई थिंक आप पूरे साल में कम से कम 5-6 बार G20 का जिक्र सुनोगे। और अगर रेगुलर सेशंस आप करंट अफेयर के फॉलो करते हो तो वहाँ पे भी हमने कई बार पूरे मैप के साथ डिस्कस किया हुआ है। सो यू विल गेट टू नो कि हाँ यार ये वाला आंसर है, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ईजी भी हैं। और किस नेचर के क्वेश्चन है आपको आइडिया लगा होगा पढ़ के कि यूपीएससी जो है किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके लिए क्या हमें सोर्सेज फॉलो करने हैं, ठीक है। सोर्सेज आपके वही रहेंगे, सोर्सेज को रेस्ट्रिक्ट रखिए। करंट अफेयर में मैंने आपको बता दिया है, अगर आप डेली बेसिस पे देखिए, करंट अफेयर में एक हैबिट बनाइए, कम से कम 1-2 घंटा डेली आपको देना है, ओके। और सबसे अच्छा होगा अगर आप कॉम्प्रीहेंसिवली कवर कर रहे हो, मतलब डेली बेसिस पे कोई एक न्यूज़पेपर या कोई भी एक सेशन देख रहे हो, सो वो थोड़ा सा अच्छा है। उसके आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए डेली, शॉर्ट नोट्स, है ना, मतलब कोई भी सेशन है उसका 1-2 पन्ने में नोट्स बन गया, दैट्स ऑल। तो वो रिवीजन में ईजी हो जाता है। अदरवाइज आप पीडीएफ इकट्ठा करता रहोगे तो 1000 से भी ज़्यादा पेज हो जाएंगे, और फिर आपको डर लगेगा कि यार मैं इसको खोल के देख के क्या करूँगा, मैं पढ़ ही नहीं सकता 1000 पन्ने। चलिए मेंस पे हम आ जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, वेटेज आपको बताया क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या आपको पढ़ना है स्टैटिक के लिए, करंट अफेयर के लिए, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मैंने क्वेश्चन बता के आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं मेंस के अंदर। मेंस के अंदर आपके जीएस के 4 पेपर होते हैं, उनमें से पेपर 3 में इकोनॉमी का पोर्शन है, ये उसका सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है, सिलेबस लिखा हुआ है। इसके अलावा एग्रीकल्चर भी पार्ट है, वो भी हम देखेंगे। इकोनॉमी का जो है अराउंड 110 से 125 मार्क्स अकेले एक सब्जेक्ट का पेपर 3 के अंदर, इतना वेटेज है, ऑलमोस्ट 40 से 50% तक इसका वेटेज रहता है।
बाकी सारे सब्जेक्ट एक तरफ हैं। उसके अंदर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ रहा है, एनवायरनमेंट आ रहा है, ठीक है, वाटर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इंटरनल सिक्योरिटी वहाँ पे आ रहा है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट आ रहा है। तो इसका इंपॉर्टेंस तो आपको पता चल गया। अब इसमें करना क्या है, वही सोर्सेज आपके सेम रहेंगे, मेंस के अंदर सोर्सेज अलग नहीं होंगे, अप्रोच अलग हो जाएगा। अप्रोच कैसे अलग होगा, यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस पार्ट रहेगा, है ना, चीज़ों को एनालाइज आपको करना है। प्लीज़ हैव ए लुक हियर। सिलेबस है, क्या लिख रखा है कि ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है। जैसे अभी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू चल रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, क्या रीज़न है, कैसे हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सिलेबस के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, बजटिंग है, इंक्लूसिव ग्रोथ और इससे रिलेटेड इश्यूज लिखे हुए हैं, है ना, ये सिलेबस में चीज़ें लिख दी इन्होंने। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे सोर्सेज आपके सेम है। ये क्वेश्चन है आपका जो IAS का मेंस का एग्ज़ाम है, ओके, 2020, मतलब लेटेस्ट जो एग्ज़ाम है मेंस का, उसका मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। आप पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। प्लीज़ हैव ए लुक हियर। Explain the intra-generational and intergenerational issues of equity from the perspective of inclusive growth and sustainable development. सिलेबस में आपके लिखा हुआ है इंक्लूसिव ग्रोथ और इससे रिलेटेड चैलेंजेस। डेवलपमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, डेफिनेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होगी, ठीक है। प्रीलिम्स के सिलेबस में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा हुआ था। तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको एक दो नहीं, कम से कम 20-30 इतने सारे इश्यूज पता होंगे जो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, इंट्रा जनरेशनल का क्या मतलब होता है, एक जो जनरेशन है, जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है, विद इन दिस जनरेशन, जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके अंदर जो इश्यूज हैं, ठीक है ना, इक्विटी के जो इशू हैं, क्या होंगे इसके अंदर। डेफिनेटली पॉवर्टी इज द बेस्ट एग्जांपल, पॉवर्टी, क्योंकि कई जो लोग हैं, ओके, हमारी ही सेम जनरेशन में एक सेक्शन बड़ा तबका ऐसा है जिसके पास में रिसोर्सेज नहीं है, कई लोगों के पास खाने के लिए इस तरह से कमी है, ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस उनका कम है। तो पॉवर्टी की वजह से, पॉवर्टी इज देयर, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ठीक है ना, इक्वल एक्सेस टू वेरियस रिसोर्सेज। तो ये इंट्रा जनरेशनल इश्यूज हैं इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब है कि जो ग्रोथ हो रही है आपका, वो सबको इंक्लूड करके चल रही है, ठीक है, समावेशी विकास इसको कहा जाता है, जिसमें आपका रूरल एरिया का भी विकास हो रहा है, तो अर्बन एरिया का भी विकास हो रहा है, डिफरेंट रीजन्स हैं उनका भी विकास हो रहा है, तो रीजनल भी आ जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर रीजनल इश्यूज भी तो हैं। पॉवर्टी है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जेंडर इश्यूज भी आ जाएंगे, जेंडर इनइक्वालिटी भी तो है, ओके, जो फीमेल आपके कैंडिडेट्स हैं उनके रिगार्डिंग, क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, वो एक्सेस नहीं मिल रहा है, ओके, और वो भी इसी प्रेजेंट जनरेशन का ही पार्ट है। तो इन इश्यूज़ पे आप अपना डिस्कशन लेके जाओगे, बताओगे कि हाँ यहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ हैं जो कि इंट्रा जनरेशनल के अंदर है, इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड है। तो हमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट को डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कराना होगा ताकि पॉवर्टी, जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ को डील किया जा सके। फिर क्या है, इंटरजनरेशनल इश्यूज। इंटरजनरेशनल का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है, कई बार हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि जो आपका, देखिए जब मैं कहता हूँ कई बार हमने डिस्कस किया है, तो डेफिनेटली पाथ फाइंडर पे वो सेशंस नहीं है, बिकॉज आई बिन टीचिंग ऑन अनअकैडमी, ओके, ऑलरेडी मैं काफ़ी टाइम से अनअकैडमी पे हूँ, तो वहाँ पे वो सेशंस हैं। तो जब मैं ये बोलता हूँ तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको लेना है, ठीक है, अदरवाइज़ उसे ना लें, क्योंकि यहाँ पे अभी सेशंस हमारे स्टार्ट हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड को फुलफिल कर रहा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। मतलब हम हमारा डेवलपमेंट नीड्स पूरा कर रहे हैं, लेकिन हम फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे कि वो आने वाले टाइम में वो अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सके। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आज ही हमने सारे रिसोर्सेज कंप्लीट कर लिए, सारे फॉरेस्ट ख़त्म कर दिए, ठीक है, जो भी आपके मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनको हम इस लेवल पे कंज्यूम करने हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस पे बात हो रही है कि जो आने वाली जो जनरेशन है, इंटर जनरेशन मतलब जो भावी पीढ़ी है, उसके साथ हम क्या इक्विटी कर रहे हैं, जस्टिस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, ये सब चीज़ें आपके मेंस के अंदर सिलेबस में है और इससे रिलेटेड और बहुत सारे इशू आप डेली पढ़ोगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इतनी डिबेट रहती है। सॉल्यूशन में आप क्या दे सकते हो? सॉल्यूशन में कोई भी एडिटोरियल है जहाँ पे डिस्कस हुआ हो, कई एडिटोरियल हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर आप ये लिख सकते हो कि यार हमें इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है, ठीक है ना, पॉवर्टी एटसेट्रा, और हमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इंश्योर करना है। आप सॉल्यूशन दे सकते हो, आप उसके n नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके, मेंस के अंदर ऐसा नहीं होता है जैसे आपका प्री में होता है ना A B C D, तो A राइट है बाकी सब गलत है, ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्टिव पेपर है तो इसमें बस डिग्री वेरिएशन करेगा, किसी का ज़्यादा सही है, किसी का कम सही है, एक ही क्वेश्चन के 10-20 कई तरह के आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, सब्जेक्टिविटी रहेगी। तो कंक्लूजन आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे आपने कह दिया कि मनरेगा जैसी स्कीम है ना, मनरेगा जैसी स्कीम है, या जो जल जीवन मिशन का प्रोग्राम चला रखा है गवर्नमेंट ने, जल जीवन मिशन चला रखा है, ऐसे चीज़ों को हमें ज़्यादा इस पे फंड देना चाहिए, जिससे क्या होगा, मनरेगा में लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास बिल्कुल कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो थोड़ा उनको हेल्प करेगा उनके लिवलीहुड से रिलेटेड चीज़ों के अंदर, ठीक है। और इससे क्या होगा, मनरेगा और जल जीवन मिशन को आप लिंक कर दीजिए क्लाइमेट चेंज से, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को हार्वेस्ट आपने कर लिया, कुछ ऐसा जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ मेजर्स आपने बना लिए, जिससे क्या हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इंश्योर हो रहा है और आपके इंक्लूसिव ग्रोथ के चैलेंजेस भी डील हो रहे हैं। तो यहाँ पे एनालिसिस इन्वॉल्व है, और ये एनालिसिस का सोर्स कहाँ से रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहीं से लोगे, ठीक है। और जो इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं जो न्यूज़ में चल रहे हैं या एडिटोरियल्स हैं, वो कहाँ से कवर करोगे, न्यूज़पेपर से या ये जो सोर्सेस है। क्लियर। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन द पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स, है ना, पोटेंशियल जीडीपी और इसके डिटर्मिनेंट्स पूछे गए हैं। अब पोटेंशियल जीडीपी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप डेली बेसिस पे अपना अगेन करंट अफेयर या न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो, यू विल गेट टू नो पोटेंशियल जीडीपी मतलब आपका जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है। जैसे इंडिया का एट प्रेजेंट जीडीपी जो है वो हो जाएगा रियल जीडीपी, या फिर आप नॉमिनल कर दीजिए उसको, नॉमिनल जो जीडीपी है। रियल नॉमिनल में फ़र्क है। नॉमिनल मतलब जो प्रेजेंट प्राइसेस है उस पर आप आउटपुट को कैलकुलेट कर रहे हो, रियल का मतलब है जो आपका बेस ईयर है उस पर आपने फिक्स किया हुआ है। तो पोटेंशियल जीडीपी का क्या मतलब है, द लेवल ऑफ आउटपुट दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, कि आपका पोटेंशियल कितना है, आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो। फाइन, मान लीजिए आपका $2.5 ट्रिलियन है, ठीक है। प्रेजेंट जो आपका जीडीपी है वो $2.5 ट्रिलियन है, लेकिन आपका पोटेंशियल 4 ट्रिलियन तक का है या 3 ट्रिलियन तक का है। तो आप इतना आउटपुट दे सकते हो, लेकिन आप आउटपुट इतना ही दे पा रहे हो। तो ये जो गैप है, ये क्यों है गैप, किस वजह से है, कैसे इसको ब्रिज कर सकते हो, ये पूछना चाह रहा है। क्या ये फैक्टर हैं जो इंडिया को रोक रहे हैं पोटेंशियल जीडीपी को अचीव करने से। मतलब प्रेजेंट में हम यहाँ पे हैं, यहाँ तक पहुँचना है, अपना पोटेंशियल आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। मान लो आप 12 घंटे पढ़ सकते हो, आप पढ़ रहे हो 8 घंटे, तो आपको पता है मेरा पोटेंशियल तो 12 घंटे का, लेकिन मैं 8 घंटे ही पढ़ रहा हूँ। तो मैं क्या मुझे ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे 12 घंटे पढ़ने से रोक रही है ना। क्या मुझे करना चाहिए कि मैं 12 घंटे पढ़ सकूँ। क्लियर। और 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ोगे फिर उसके भी नुकसान, अगर आप नींद कम ले रहे हो तो उसके भी नुकसान है। तो यहाँ पे पोटेंशियल जीडीपी को आपने डिफाइन कर दिया 2 लाइन के अंदर कि ये जीडीपी है जो कि इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकता है, आउटपुट का लेवल। इसके डिटर्मिनेंट क्या होंगे, डिटर्मिनेंट आपको पता है जो भी इकोनॉमी के अंदर क्या होते हैं डिटर्मिनेंट, लेबर इज़ देयर, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए लेबर या वर्क फोर्स है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर लेबर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको आप बता दो। जैसे कि एग्जाम्पल एक देता हूँ आपको, बांग्लादेश के अंदर जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 35% समथिंग होगा। और ये काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है करंट अफेयर के अंदर, जो डेली करंट अफेयर सेशन होते हैं। तो ये वहाँ पे ज़्यादा है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में बहुत कम है। तो इसको आप बढ़ाइए, क्यों वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं। इंडिया के अंदर जो लेबर लॉज हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, इतने कॉम्प्लेक्स हैं, कंपनी सोचती हैं यार जहाँ पे लेबर लोग का माथापच्ची कम हो वहाँ पे हम जाएं, इजीली हम उनको डील कर सकें, तो उस कंट्री में वो चले जाते हैं। बांग्लादेश इसमें बहुत अच्छा कर रहा है अभी, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ये चीज़ एक रोक रही है, ठीक है। यहाँ पे आप काम कर सकते हो। और क्या चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कैपिटल। अच्छा, कैपिटल मतलब पैसा। तो इंडिया में पैसा क्यों नहीं आ रहा है, पैसा तब आएगा जब लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो आ तो रहा है, लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को और ईजी आप बना दीजिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स भी आता है वर्ल्ड बैंक का,
उस पर आप डेफिनेटली वर्क करोगे तो यू विल गेट दिस थिंग डन। ठीक है, ज़्यादा पैसा आएगा तो हम अपना पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं। तो क्या तरीका है कि हम इसको ब्रिज करेंगे, इनके ऊपर आप बात कीजिए। लेबर इश्यूज़ हैं, स्किल की हमेशा बात होती है, स्किल की बात कीजिए कि जो इंडस्ट्री को स्किल चाहिए वो तो दी नहीं जा रही है। अभी वाइस प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया था कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं तो एक मोर देन 50% ग्रेजुएट्स आर देयर जो रिक्विजिट स्किल है वो उनके पास नहीं है। तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव लीजिए, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, लेबर लॉस को कुछ कीजिए। ठीक है ना, अभी लेबर लॉ पे ये कोड लाए हैं तो डेफिनेटली उससे भी होगा, लेकिन अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन पोस्टपोन किया गया है। फिर कैपिटल की आप बात कीजिए, और आप इसमें क्या लिख सकते हो, और क्या जरूरी है जीडीपी के आउटपुट, मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजी इज देयर। अब आपको पता है कि हाँ यार, हम जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 के अंदर पहुंच गए हैं। इंडस्ट्री 4 हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। इंडस्ट्री 4 का मतलब है डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है, 3D प्रिंटिंग की बात हो रही है। मतलब टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली नेसेसरी इफ़ यू वांट टू परफॉर्म बेटर इन मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर हम टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, कुछ, क्योंकि जनरली क्या है, पेटेंट ये सब रहेगा तो ऐसा कोई फंड बना दिया जिससे हमें इनोवेशन जो है मिल जा रही हैं, फिर उसका यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग हम बेटर कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करनी होती है। इसी तरह से आप लैंड रिलेटेड चीज़ों को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में डाल देना। ठीक है, लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ा इशू है, प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया, 5 साल तो उसके लैंड एक्विजिशन में, एनवायरमेंट क्लियरेंस में, इन सब चीज़ों में लग जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन देखने में जो इतना डिफिकल्ट लग रहा है वो आपको नहीं लगेगा। ठीक है, एनालिसिस का आपका एबिलिटी डेवलप हो जाएगा। और कैसे हम उसको करेंगे, अगेन ये अगर आप पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, क्योंकि एडिटोरियल्स आपको पढ़ने हैं, अगर सारे नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आप पढ़ रहे हैं, तो आपको एक एनालिसिस की एबिलिटी डेवलप होगी, है ना, कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है, ऐसा होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। तो वो आपके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू हैंडल द क्वेश्चंस इन द मेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि मेंस में ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ लिया, किसी भी किताब से इसको पढ़ लिया और फिर आप वहाँ पे लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। नेचर इकोनॉमी के क्वेश्चंस का ऐसा है, 70-80% क्वेश्चन करंट अफेयर ओरिएंटेड होते हैं मेंस में, है ना। तो वहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ आपको पता है, बाकी फिर आपको लिंक करना होगा करंट इवेंट से। ठीक है, इसी मेंस के अंदर आपके सिलेबस का पार्ट है एग्रीकल्चर का ये सिलेबस है। यहाँ पे आके आपका इकोनॉमी का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अगर आप एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हैं, प्लीज़ हैव अ लुक, एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हैं तो इसमें इरिगेशन सिस्टम की बात है, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात है, फूड प्रोसेसिंग यहाँ पे बात है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के इशू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फार्म सब्सिडीज़, ये सारे इशू लिखे हुए हैं। ठीक है, लैंड रिफॉर्म वगैरह। तो जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर ये सब चीज़ें रहेंगी। ठीक है, वो आपने पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे, जैसे मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो यहाँ पे पूछ लेगा, अभी जो आपके फार्म बिल आए हैं जिन पे कंट्रोवर्सी चल रही थी वो यहाँ पे डाल सकता है। मार्केटिंग के अंदर क्या क्या कंस्ट्रेंट है वो यहाँ पे डाल सकता है। फूड प्रोसेसिंग पे क्वेश्चन डाल सकता है, जैसे जो IAS मेंस का 2020 का क्वेश्चन है, इसको हम ले रहे हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, हाउ कैन फार्मर्स सब्सटेंशियली इंक्रीज एनकरेजिंग द फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में फार्मर्स को आप मतलब फार्मर की इनकम को फूड प्रोसेसिंग से कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ये पूछा गया। तो ये जो फूड प्रोसेसिंग वाला चैप्टर है, जो डेली करंट अफेयर है, हमने कई बार इसको डिस्कस किया है। हमने मेगा फूड पार्क स्कीम को डिस्कस किया है डिटेल में, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो पूरी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए आपकी बनी है उसकी हमने बात की है। इसके अलावा गवर्नमेंट चाहती है कि जो छोटे फूड प्रोसेसिंग के उद्योग है, कोई पापड़ अचार बना रहा है, उसका फॉर्मलाइजेशन किया जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है। ओके, PMFME, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, जिससे जो छोटे छोटे किसान हैं उनके प्रोडक्ट बेटर मार्केटिंग होगी। ठीक है, अच्छा वहाँ पे अगर आपका ब्रांडिंग होता है, मार्केटिंग होती है, वो जो भी सेफ्टी रिलेटेड प्रिकॉशंस है वो सब फॉलो करते हैं तो वो डेफिनेटली ग्रो करेंगे। तो कहने का मतलब है ये सब चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो, ये ऐसे टॉपिक हैं जो डेली बेसिस पे न्यूज़ में रहते हैं। फाइन, और अगर आप जो भी सोर्सेज हमने डिस्कस किए हैं उनको आप डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हो, यू विल डेफिनेटली एबल टू राइट द एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे से आप अपना पेपर लिख के आओगे। और ये मेजर सोर्सेज हैं जिनको आपको कवर करना है। ये तो बहुत ईजी है, साल में एक बार आएगा तो आप कर लीजिए। ये आप डेली बेसिस पे कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़िए, ये मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई सेशन डेली करंट अफेयर का, उसको आप फॉलो कर सकते हैं।
डेली करंट अफेयर सेशन मेरा भी रहता है, लिंक आपका मैं यहाँ पे डेली शेयर करता हूँ, डेली बेसिस पे, उसे आप फॉलो कर सकते हो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को आप क्योंकि खुद तो आप नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं सबके प्रेस ब्रीफ रहते हैं, है ना, डेली बेसिस पे ऑन एन एवरेज 35 प्रेस ब्रीफ होते हैं, 35 न्यूज़ आइटम्स। तो आपके लिए सस्टेनेबल नहीं है, कोई भी आप एनालिसिस फॉलो कर सकते हो, मेरा एनालिसिस भी यहाँ रहता है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको आइडिया दे दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए आपको बताए हैं, डिटेल में डिस्कस किए हैं, सो यू विल गेट टू नो द फील ऑफ एग्जामिनेशन, यूपीएससी का आपको फील रहे, और इसके साथ आपको ये भी पता चले कि मैं जो चीज़ कन्वे करना चाह रहा हूँ उसको यूपीएससी के अंदर किस तरह से जो है पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। फाइन, तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस स्ट्रेटजी वीडियो। ओके, इकोनॉमी पे क्रैश कोर्स है, वो आप फॉलो कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द अनअकैडमी एज अ काइंड ऑफ 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन घर बैठे आप कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ में। और यहाँ पे अभी आप जो सब्सक्रिप्शन लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपना प्लान चूज कीजिए, यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ। एंड आइकॉनिक के लिए भी आप जा सकते हो विथ एडेड बेनिफिट्स। फाइन, अब आपका एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, कॉम्बो का मतलब है जीएस और ऑप्शनल दोनों इसमें इंक्लूड हैं, तो इस पर ये हैवी डिस्काउंट आपका वैलिड है 26 मई तक, है ना, और 10% डिस्काउंट आपका RBLive आप यूज़ करेंगे तो आपको मिल रहा है। तो इसका आप डेफिनेटली बेनिफिट ले सकते हो। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन 1 पॉइंट सॉल्यूशन इज़ देयर, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल रही हैं। और सबसे अच्छी बात है ये नोट्स फॉर्मेट में जो आपको फ्री बुक्स दी जा रही हैं, 20 बुक्स का सेट दिया जा रहा है। आई पर्सनली हैव गॉन थ्रू दीज बुक्स, नोट्स फॉर्मेट में लिखा हुआ है पूरा सिलेबस, जैसे अभी इकोनॉमी में हमने लिखा ना, वो सारे सिलेबस का स्टैटिक पार्ट इंक्लूड है, करंट अफेयर से उसको अपडेट भी किया हुआ है, जैसे आपका फार्म वगैरह, फार्म सब्सिडी वाला ये था, या फिर आपके जो फार्म लॉज हैं वो आपके न्यूज़ में थे, सब उसमें इंक्लूड है। इसी तरह से पॉलिटी में भी इंक्लूड है, सेडिशन का केस चल रहा है तो वो वहाँ पे है, और स्टैंडर्ड बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत वगैरह से जो मटेरियल है सब वहाँ पे आपका इंक्लूड है। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है अलॉन्ग विद दिस ऑफर 25% + 10, और आपका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स तक वैलिड रहेगा। सो दिस इज़ ऑल फाइन, यू कैन टेक बेनिफिट। ये आइकॉनिक में आपका एक 100 सीट वाला बैच है, इसके लिए भी आप जा सकते हो। ऑप्शनल, ऑलमोस्ट ऑल द ऑप्शनल्स आर अवेलेबल, केवल ऑप्शनल के लिए जाना चाह रहे हो तो भी आप जा सकते हो। इसमें बेनिफिट ये है, कई बच्चे चेंज कर लेते हैं कि बीच में मुझे ऑप्शनल नहीं चाहिए, सोशियोलॉजी से मुझे PSIR चाहिए, तो वो इशू भी नहीं रहेगा। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, यू कैन गेट एक्सेस टू एनी ऑफ द ऑप्शनल, ठीक है। कॉम्बो अभी हमने बात की है, वही कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ये है, कोई भी क्वेरी है यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल। ये लोन फैसिलिटी का लिंक आपको दिया हुआ है। इसके अलावा हर संडे को आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, 1 घंटे में आपके 60 क्वेश्चन करने होते हैं, ये आपका फ्री है, अनलॉक कर सकते हो विद द कोड RBLive। सिमिलरली यू कैन गो एंड गेट बेनिफिट ऑफ फ्री टेस्ट सीरीज एज वेल। तो दिस इज़ ऑल। ये थोड़ा हमने डिटेल में डिस्कस किया है, हो सकता है सेशन थोड़ा सा लेंथी रहा हो, बट मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आए, स्पेशली जो बच्चे बिगिनर हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है, या फिर जो थोड़ा टाइम से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको कन्फ्यूज़न है, या फिर आपका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो एक बार अपने सोर्सेज को रेस्ट्रिक्ट करके देखिए, ठीक है। इन सोर्सेज को पूरा अच्छे से कर लीजिए, कोई कॉन्सेप्ट आपका अटकना नहीं चाहिए, और करंट अफेयर में जो सोर्सेज हमने डिस्कस किए उनको आप फॉलो कीजिए, सो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है ना। इकोनॉमी से क्वेश्चन आ रहा है, आपका नहीं छूटेगा, आपका छूट रहा है तो फिर समझ लीजिए वो सभी बच्चों का छूट रहा है। ओके, दिस इज द स्ट्रेटजी। ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। ओके, हैव अ ग्रेट डे।